नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका फिर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण हैं उनके बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी और फिर अंत में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार की होती है। उसमें एक हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया और दूसरी पढ़ी थी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का एक भाग हमने ये कल करवाया था, इसी से आगे हम अगला पार्ट शुरू करते हैं। तो ये जो भाग करवाया था इसमें क्या था, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद से किसी प्रभाव के द्वारा उसके अलग अलग यौगिक बनना, तो वो क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसमें क्या हुआ था, ये था पोटेशियम और ClO3 को कहते हैं क्लोरेट। तो ये क्या था, पोटेशियम क्लोरेट था। ठीक है दोस्तों, ये था पोटेशियम क्लोरेट। इसको जब ऊष्मा दी, गर्म किया, तो ये किस में बदल गया, KCl। K का मतलब पोटेशियम, Cl का मतलब क्लोराइड। तो ये किस में बदल गया, पोटेशियम क्लोराइड में बदल गया। ठीक है, और दूसरा जो आपको उत्पाद मिला वो क्या मिला, ऑक्सीजन के रूप में मिला। क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वियोजन हो गया। एकल पदार्थ का ऊष्मा के प्रभाव से दो भागों में टूटना, ब्रेक होना, इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, हाँ। अब वियोजन को अपघटन भी कह सकते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था, वियोजन जो अभिक्रिया वो तीन प्रभाव से अलग अलग होती है। पहला, एक तो ऊष्मीय प्रभाव के कारण होती है, दूसरा विद्युतिक प्रभाव के कारण, और तीसरा जो होती है वो प्रकाशीय अपघटन के प्रकाशीय प्रभाव के कारण होती है। तो इन अभिक्रियाओं से ऊष्मा के प्रभाव के कारण जो अभिक्रिया संपन्न होती है उनको वियोजन अभिक्रिया तो हम कहेंगे, लेकिन उनको ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। प्रकाश के द्वारा होती है उसको प्रकाशीय अपघटन, और विद्युत के द्वारा होती है उसको वैद्युतिक अपघटन भी कहते हैं। तो ये ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती है, तो ये कैसी अभिक्रिया भी कहला सकती है, ऊष्मीय अभिक्रिया भी, ऊष्मीय अपघटन भी कहलाएगा। ठीक है, उसके आगे एक और हम उदाहरण पढ़ लें, तो वो क्या है, ये है फेरस सल्फेट, FeSO4। इसको कहेंगे फेरस सल्फेट। इसको जब ऊष्मा दी, तो ये किस में बदल गया, ये फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड में बदल गया। किस में बदल गया, फेरिक ऑक्साइड में बदल गया। और इसके साथ कौन कौन सी गैस स्रावित होती है, एक हो गई SO2 और दूसरी हो गई SO3। इसको कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। क्या कहेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। इसको कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, और इसको कहेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको क्या कहेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो ये फेरस सल्फेट, इसको जब ऊष्मा दी तो यह इन भागों में टूट गया, इन टुकड़े हो गए। तो इसका क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है, वियोजन हो रहा है, टुकड़े हो रहे हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम, अपघटनीय अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, अंग्रेजी में इसको कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, हाँ। तो ये हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये अभिक्रिया हमने पढ़ ली। इसके बाद तीसरी एक और अभिक्रिया की बात करें, तो हमने एक कल अभिक्रिया पढ़ी थी जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो बिना बुझा हुआ चूना आता है उसको जब पानी के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, बिना बुझे हुए चूने की जब पानी के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। तो CaO की जब H2O के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, उसमें पानी डालते हैं हम, तो उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। और उससे पदार्थ कौन सा बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों। इसके बाद इस भाग का उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसका भाग हम उपयोग हम सफ़ेदी करने के लिए, दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जब इसकी सफ़ेदी करते हैं दीवारों पर, जब इसकी सफ़ेदी करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सफ़ेदी करते हैं, तो यह सफ़ेदी दीवारों पर पड़ी पड़ी सूर्य के प्रकाश के कारण वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध होती हैं उसके साथ क्या करना शुरू कर देती है, रिएक्शन करना शुरू कर देती है, अभिक्रिया करना शुरू करती है। और कुछ दिन बाद यह सफ़ेदी क्या करने लग जाती है,
चमकदार हो जाती है, चमकने लगती है। क्यों लगती है दोस्तों? क्योंकि कल मैंने बताया था जब ये सफ़ेदी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके एक नया यौगिक बना देती है जिसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये किसका सूत्र है? संगमरमर का सूत्र है। किसका सूत्र है? संगमरमर का सूत्र है। ठीक है, अब हमने ये तो हो गया कल पढ़ा उसका पार्ट, ठीक है, उसको दोबारा रिवाइज किया। अब इससे संबंधित कैसे हैं? अब इसी से संबंधित है ये जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र मिला था कैल्शियम कार्बोनेट। अब यह उष्मा देने से इसका अपघटन कैसे करेंगे? तो जब हम इसको गर्मी देते, उष्मा देते हैं, ताप देते हैं, तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा देते हैं, गर्मी देते हैं, तो ये दो भागों में टूट जाता है। वो कौन कौन से दो भागों में टूटता है? एक टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो गर्मी देने पर, उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड में, दूसरा कैल्शियम ये कार्बन डाइऑक्साइड में। और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके हो गए वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे उष्मा के प्रभाव से हो रहे थे, तो इसको ऊष्मीय अपघटन भी कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो प्रभाव था वो था वैद्युतिक अपघटन। उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो है एक तो ऊष्मीय अपघटन हमने पढ़ा। अब वियोजन अभिक्रिया का एक पार्ट है वैद्युतिक अपघटन। कौन सा दोस्तों? वैद्युतिक अपघटन या वैद्युतीय अपघटन। तो इसके अंतर्गत हम एक अभिक्रिया पढ़ेंगे, उसको समझ सकते हैं। वैद्युतीय अपघटन किसके द्वारा? विद्युत का प्रवाह करवाने से जो टुकड़े होते हैं किसी यौगिक के, उसको हम कहते हैं वैद्युतिक अपघटन। विद्युत के द्वारा, विद्युत धारा को प्रवाह के द्वारा विद्युत धारा प्रवाह करवाने पर जिस विलयन के दो भाग बन जाते हैं, आयन अलग अलग हो जाते हैं, उसको कहते हैं वैद्युतिक अपघटन। जैसे जल का वैद्युतिक अपघटन करवाते हैं, तो यह वैद्युतिक अपघटन के द्वारा यह दो टुकड़ों में बंट जाती है। एक तो होती है H2 हाइड्रोजन में और दूसरी बंट जाती है किसमें? ऑक्सीजन में। इसका पता हम कैसे करते हैं? जैसे एक क्रियाकलाप के द्वारा हम इसको हल कर सकते हैं। एक जल लेंगे, उसमें दो कार्बन रोड डालकर दोनों सिरों पर, एक पर कैथोड और एक एनोड रखकर इसको जब विद्युत का प्रवाह करवाएंगे, तो उसमें आपको जो उस बीकर में दो जगहों पर, एक जगह हाइड्रोजन और एक जगह ऑक्सीजन आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो प्रभाव है वो है प्रकाशीय अपघटन। तीसरा जो प्रभाव है वो है प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, अब प्रकाशीय अपघटन यह किसके द्वारा होता है? यह सूर्य की रोशनी के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा यह अभिक्रिया संपन्न करवाई जाती है। कैसे होती है? जैसे हम ले लेते हैं सिल्वर क्लोराइड का चूर्ण ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिल्वर क्लोराइड का जब चूर्ण लेते हैं, इसको जब सूर्य की रोशनी में रखते हैं, सूर्य का प्रकाश इसको जब देते हैं, तो यह जो श्वेत रंग का, ये कैसा रंग का है? श्वेत रंग का। इसका नाम हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड है, श्वेत रंग का है। इसको जब सूर्य की रोशनी में रखा, इसको सूर्य का प्रकाश दिया, इस गर्मी दी, तो यह क्या हो गया? दो अलग अलग टुकड़ों में टूट गया। एक तो सिल्वर में और दूसरा क्लोरीन में। ठीक है दोस्तों, एक टूट गया सिल्वर में और दूसरा टूट गया क्लोरीन में। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात करें तो एक और उदाहरण लेके हम इसको समझ सकते हैं। जैसे एक ले लेते हैं AgBr। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इसको क्या कहेंगे? सिल्वर ब्रोमाइड कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? सिल्वर ब्रोमाइड। इसको जब प्रकाश की रोशनी देते हैं, प्रकाश का, ये सूर्य का प्रकाश देते हैं, सूर्य का प्रकाश देते हैं, तो यह Ag और सिल्वर और ब्रोमाइड में, ब्रोमीन में अलग अलग विभाजित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो अभिक्रिया होती है इसका उपयोग ज़्यादातर फोटोग्राफी में श्याम श्वेत फोटोग्राफी। श्याम श्वेत फोटोग्राफी का मतलब क्या होता है? ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इस अभिक्रिया का उपयोग
किया जाता है। ठीक है दोस्तों, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। तो कभी कभार प्रश्न पूछ ले कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में कौन सी अभिक्रिया उपयोग में ली जाती है, तो ये है सिल्वर ब्रोमाइड जो है, इसकी अभिक्रिया करवाई सूर्य के प्रकाश से। तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा इसकी अभिक्रिया हुई, तो इसका अपघटन हुआ, और अपघटन किस में हुआ, एक तो सिल्वर में हुआ और दूसरा हुआ ब्रोमीन में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया प्रकाशीय अपघटन, और इसी के साथ ये हमारी वियोजन अभिक्रिया कंप्लीट होती है। आगे हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यह वियोजन और संयोजन में भी आपको देखने को मिलती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी, क्षेपी का मतलब अवक्षेप होना, अलग होना, निकास होना, जिसमें ऊष्मा का उत्पन्न होती है, निकास होता है, उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ जो अभिक्रिया होती है उसमें नए उत्पाद बनते हैं, उस उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, बाहर निकलती है, उसका निकास होता है, इसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उदाहरण के तौर पर हम लें तो ये प्राकृतिक गैस का दहन हम देख लें। प्राकृतिक गैस है मैथेन। कौन सी गैस है? मैथेन। इसका जब दहन करवाते हैं तो दहन में ये ऑक्सीजन कहाँ से आई? क्योंकि जब भी कोई वस्तु जलती है तो जलने के लिए जो आवश्यक गैस है वो कौन सी है? ऑक्सीजन होती है, इसलिए वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है। तो मैथेन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, जलती है, तो उससे क्या क्या उत्पन्न होता है? एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, ठीक है, और दूसरा होता है जल उत्पन्न होता है। ये सारे के सारे गैस फॉर्मेट में हैं, गैसीय अवस्था में है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या उत्पन्न होती है? गर्मी उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए यह किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा अगर उदाहरण लें हम ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज ये हमारे शरीर के अंदर की क्रिया है, ठीक है। तो कैसे हैं? देखिए, जैसे हम खाना खाते हैं तो उसमें जितने भी कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाते हैं, तो उसमें जो पाचक रस होते हैं वो उस कार्बोहाइड्रेट की क्या कर देते हैं? छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते हैं, और जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हीं को ही क्या कहते हैं दोस्तों? ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। और जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया के दौरान हम कौन सी सांस लेते हैं? सांस में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन। और ये ग्लूकोज जो है ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस श्वास के द्वारा क्या हो जाती है? बाहर आ जाती है। एक जल बनाता है और दूसरा उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो हमें चलने में सहायक होती है, हमें कोई विभिन्न प्रकार के कार्य करने में एक तंदुरुस्ती ऊर्जा प्रदान करती है। वो ऊर्जा यहीं से प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। दूसरी जो अभिक्रिया है वो है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी का मतलब अवशोषण करना, ग्रहण करना। जिस अभिक्रिया को करने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है, उसमें अवशोषण होता है ऊष्मा का, उसको कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। वह अभिक्रिया जिसमें क्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसका उदाहरण अगर हम दें तो इससे वियोजन अभिक्रिया में ज़्यादातर हमने ऊष्मीय अपघटन के जितने भी उदाहरण पढ़े थे उसमें ऊष्मा की वजह से अपघटन हो रहा था, तो ऊष्मा उसको देनी पड़ रही थी। तो जितने भी ऊष्मीय अपघटन के जो उदाहरण हैं वो सारे के सारे ऊष्माशोषी अभिक्रिया में हम पढ़ सकते हैं। एक उदाहरण अगर हम लें कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट जो है संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, आपको पता ही है, ठीक है। तो इसका जब उदाहरण लें तो इसको जब ऊष्मा देते हैं तो इसमें ऊष्मा क्या कर रही है? क्रिया के दौरान ऊष्मा की जरूरत पड़ रही है, यह ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है और इससे नए पदार्थ के रूप में क्या मिल रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड। और दूसरा जो बन रहा है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है दोस्तों। क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गई ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। आगे हम अगले प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया का जो अगला प्रकार है वो है विस्थापन अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। इसको पढ़ने के से पहले आपको हॉटस्पॉट एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। वह क्वेश्चन क्या है आपसे पूछूंगा, जो उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देना ताकि आपका माहौल इसमें बना रहे और आपको अच्छे से समझ आता रहे, ठीक है दोस्तों। पिछले जो क्लास थी उसमें मैंने एक बताया था कि जब हम एक ऐसा पदार्थ है जिसमें पानी डालने पर उसका जो विलयन बनता है और उसका उपयोग हम सफ़ेदी करने के लिए करते हैं, दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए
हम उपयोग करते हैं, सफेदी करने के लिए पदार्थ का उपयोग करते हैं, उसका नाम क्या है? दीवारों पर सफेदी करने के लिए, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किस उत्पाद का उपयोग किया जाता है? किस उत्पाद का उपयोग किया जाता है? पिछली क्लास में से दोस्तों आपको बताया था मैंने ये कि दीवारों पर सफेदी करने के लिए किस उत्पाद का प्रयोग किया जाता है। ये आपका आज का हॉटस्पॉट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं विस्थापन अभिक्रिया पर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन का मतलब हटाना, विस्थापन का मतलब हटाना, डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेस करना, उसको एक जगह से हटाना। तो इसकी जो परिभाषा है दोस्तों क्या रहेगी? तो वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उसको विस्थापित करता है। कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग करता है, यौगिक से अलग करता है या विस्थापित करता है। जो दोस्तों आपने भी देखा होगा आस पड़ोस में ये उदाहरण काफ़ी आपको देखने को मिलते हैं। जो अधिक क्रियाशील, जो ज़्यादा ताकतवर दोस्त होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी दूसरे को परेशान, कम क्रियाशील कम ताकतवर दोस्त को परेशान करने के लिए उसके साथ लड़ाई करके उसके दोस्तों को अपने साथ मिला लेते हैं। इसी प्रकार ये भी है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो क्या करता है, उसको जब कम क्रियाशील तत्वों के जो ग्रुप में उसको जब रखा जाए तो वह अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है और उसके दूसरा जो आयन होता है उसको अपने साथ मिलाकर अपना एक संगठन बना देता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो उदाहरण के लिए हम क्या लेते हैं, लोहा लेते हैं और Fe लोहा जिसको कहते हैं, आयरन कहते हैं, और इसके साथ जो कम क्रियाशील तत्व है कॉपर, इसके संगठन लिया, इसका यौगिक लिया। इन दोनों को जब आपस में रखा जाए, पास पास रखा जाए, जब इनकी अभिक्रिया करवाई जाए तो दोस्तों क्या होता है, यह जो Fe जो है, यह आयरन, यह क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है। इसकी वजह से ये आयरन क्या करता है, कॉपर को इसके पूरे यौगिक से हटा देता है और जो पीछे बचता आयन उसको अपने साथ मिला लेता है। तो ये क्या बन गया, FeSO4, और पीछे क्या रह जाता है, कॉपर पीछे अलग से रह जाता है। एक और अगर हम उदाहरण पढ़ें, जिंक लें, क्या लें दोस्तों, जिंक, जिसको जस्ता कहते हैं, ठीक है, और इसके साथ भी अगर हम कॉपर सल्फेट लें, इसके साथ भी दोस्तों क्या लें, हम कॉपर सल्फेट लें, तो ये जिंक भी जो है यह कॉपर से क्या है, अधिक क्रियाशील है। इसकी वजह से यह जिंक भी कॉपर को इसके संगठन से क्या कर देता है, अलग कर देता है और ये बना देता है जिंक सल्फेट, और कॉपर क्या रह जाता है दोस्तों, पीछे रह जाता है। तीसरा अगर एक और उदाहरण की बात करें तो इसमें लें Pb, लेड, जिसको क्या कहते हैं, लेड कहते हैं। इसकी जब अभिक्रिया कराएं हम कॉपर क्लोराइड से, किससे कराएं, कॉपर क्लोराइड से अगर हम इसकी अभिक्रिया करवाएं तो यह जो लेड है यह भी कॉपर से क्या होता है, अधिक क्रियाशील होने की वजह से यह इस संगठन से, इस यौगिक से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है और अपना यौगिक बना लेता है लेड क्लोराइड। क्या बना देता है दोस्तों, लेड क्लोराइड, और ये कॉपर पीछे बच जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह जो विस्थापन अभिक्रिया, यह अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से संयोज, जो इसका संगठन है उससे अलग करने की प्रक्रिया है, इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलते हैं दोस्तों, विस्थापन के बाद अगली जो प्रकार आता है रासायनिक अभिक्रिया का वो है द्विविस्थापन। विस्थापन में तो एक तत्व दूसरे तत्व के उसके यौगिक से उन पदार्थों को क्या कर देता है, कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर देता था, विस्थापित कर देता था। लेकिन द्विविस्थापन में क्या होता है, द्विविस्थापन में मतलब दोनों के दोनों यौगिक के संगठन है वो एक दूसरे में आयनों का क्या कर देते हैं,
आदान प्रदान कर देते हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में कहें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो दोनों जो इसकी परिभाषा है ये है, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के मध्य, जो अभिक्रिया करने के लिए जो हम पहले उत्पाद लेते हैं, यौगिक लेते हैं, उनको कहते हैं अभिकारक। उन अभिकारकों के मध्य ही आपस में ही जो उनके तत्व है, आयन है, उनका आदान प्रदान हो, उसको कहते हैं द्विविस्थापन। उदाहरण के लिए हम अगर देखें तो ये है, एक लिया बेरियम क्लोराइड, ठीक है, ये एक्वस मीडियम में है, जलीय विलयन है। दूसरा लिया सोडियम सल्फेट, ये भी क्या है दोस्तों, जलीय विलयन है। इनकी जब आपस में अभिक्रिया करवाई, बेरियम क्लोराइड में जब सोडियम सल्फेट को मिलाया, तो दोस्तों हमें क्या नजर आता है, तो हमें एक श्वेत अवक्षेप नजर आता है। श्वेत अवक्षेप, अवक्षेप क्या होता है दोस्तों, अवक्षेप मतलब अभिक्रिया के दौरान एक ऐसा पदार्थ बनना जो जल में विलय न हो, जल में घुले नहीं, जो जल में आसानी से अलग से आपको दिखता रहे, उसको कहते हैं अवक्षेप। और इस प्रकार की अभिक्रिया अगर होती है तो उसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये जो बेरियम क्लोराइड में जब सोडियम सल्फेट को मिलाया तो ये क्या बन गया, ये जो सल्फेट है इसका जो आयन है ये किसके पास चला गया, बेरियम के पास चला गया, और ये जो क्लोराइड है ये किसके पास चला गया, सोडियम के पास चला गया। तो इनके आयनों में क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। तो इसके साथ नया तत्व आपको यौगिक बना बेरियम सल्फेट और दूसरा बना सोडियम क्लोराइड। ये दोस्तों किसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों, ये किसका रासायनिक सूत्र है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। ये सोडियम क्लोराइड जो है यह किसका रासायनिक सूत्र है, ये दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना फटाफट। ठीक है दोस्तों, ये किसका रासायनिक सूत्र है, सोडियम क्लोराइड, और यह विलेन के रूप में उसमें पड़ा रहता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगली जो अभिक्रिया आती है वो है उपचयन अभिक्रिया, या उसको हम क्या कहते हैं, आम भाषा में ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये हमने ज्यादा पढ़ी है, इसका नाम ऑक्सीकरण ज्यादा पढ़ा है, उसको उपचयन भी कहते हैं। अंग्रेजी में कहें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या कहते हैं इसको दोस्तों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना हो, ऑक्सीजन में क्या हो रही है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की वृद्धि हो रही है, उनका जुड़ना हो रहा है, या दूसरा अगर हम देखें तो हाइड्रोजन में कमी, या तो ऑक्सीजन की जुड़ना होना चाहिए या उसमें से हाइड्रोजन कम होते हुए होने चाहिए। मतलब अभिकारक से उत्पाद में जाती है तो या तो उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि नजर आए या हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी नजर आए। इन दोनों केस में कौन सी अभिक्रिया आपको कहेंगे, उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। कौन सी दोस्तों कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। उदाहरण के रूप में लें तो एक हम लेते हैं कॉपर, क्या ले लिया दोस्तों, कॉपर ले लिया, और दूसरा ले लिया ऑक्सीजन। कॉपर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई तो क्या बन गया, कुप्रस ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, कुप्रस ऑक्साइड बन जाता है। एक हमने सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ा था मैग्नीशियम फीते का दहन, वह भी दोस्तों कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है मैग्नीशियम फीते का दहन। तो जब मैग्नीशियम फीते का दहन करवाते हैं तो हमें क्या बन जाता है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये जो है पहले ये अलग अलग है, जैसे यहाँ से इधर गए तो इस Mg में ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, इसलिए इसको कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इसमें भी देखो यहाँ पर कॉपर है और आगे जब उत्पाद में जाते हैं तो इसमें भी आपको किसमें, कॉपर में किसकी वृद्धि नजर आ रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि नजर आ रही है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो है वो है हमारा अपचयन अभिक्रिया। उपचयन की उल्टी अपचयन अभिक्रिया, उसमें क्या होता है देखिए दोस्तों। तो अपचयन अभिक्रिया दोस्तों रिडक्शन रिएक्शन जिसको कहते हैं, यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसकी उल्टी है। जैसे ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन की वृद्धि। लेकिन अपचयन में क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणुओं में कमी होती है, और दूसरा हाइड्रोजन के परमाणुओं में क्या होती है, वृद्धि। आपको जहां नजर आए तो उसमें कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी दोस्तों, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। और उपचयन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन के परमाणुओं की वृद्धि और हाइड्रोजन के परमाणुओं की कमी हो रही थी। ठीक है दोस्तों, तो अगला है रेडॉक्स रिएक्शन अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जब उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ साथ जिस अभिक्रिया में हो रहे हो उसको दोस्तों कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं,
रिडॉक्स अभिक्रिया। ये सारे जो उदाहरण है ये रिडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण है। ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण है। कैसे हैं दोस्तों? ध्यान से देखिए। ये क्या है? कॉपरस ऑक्साइड है। तो यह जब यहाँ अभिकारक था लेकिन आगे जाकर यह किस में बदल गया? कॉपर में बदल गया। तो ऑक्सीजन इसमें था लेकिन यहाँ गया तो ऑक्सीजन क्या हो गया? हट गया। तो ऑक्सीजन में जहां कमी नजर आए तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? अपचयन कहते हैं। तो इसमें तो अपचयन हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या था दोस्तों? हाइड्रोजन था। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ से इधर गया तो इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन आके जुड़ गया, तो इसमें ऑक्सीजन की क्या हो गई? वृद्धि। और जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको कहते हैं दोस्तों उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो उपचयन और अपचयन दोनों एक ही साथ हो रही है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। इसमें देख लो, जिंक ऑक्साइड है और एक कार्बन है। तो इसमें जिंक ऑक्साइड में ये यहाँ से यहाँ जाकर किस में बदल जाता है? जिंक ऑक्साइड है, यहाँ से जिंक में बदल गया, तो ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गया? गायब हो गया। तो ऑक्सीजन गायब हो गया, इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी आई, तो ये हो गया अपचयन। और यहाँ पर कार्बन था और कार्बन में आगे जाकर ऑक्सीजन क्या हो गया? जुड़ गया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया और इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी दोस्तों? उपचयन अभिक्रिया हो गई। इसमें आप देख रहे हो मैग्नीज ऑक्साइड है, ठीक है, इसमें HCl डाला। क्या डाला? HCl। तो आगे जाकर आपको क्या देखने को मिला? तो यहाँ से ये जो मैग्नीज वाला यहाँ पर पार्ट गया तो इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया? O2 यहाँ से हट गया। तो ऑक्सीजन यहाँ से हटा तो इसमें कौन सी अभिक्रिया आई? अपचयन अभिक्रिया हुई। और यहाँ पर HCl था, तो HCl में इधर जाने पर H2O आ गया, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया? जुड़ गया। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हुई? उपचयन अभिक्रिया हुई। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी अभिक्रिया समाप्त हो गई है। अब अगला जो टॉपिक है वो है आपका उपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है उसके दैनिक जीवन में क्या उपयोग नजर आते हैं, उन पर थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, उपचयन के दैनिक प्रभाव आपको जीवन में क्या देखने को मिलते हैं? सबसे जो महत्वपूर्ण प्रभाव है वो है संक्षारण, जिसको कहते हैं कोरोजन। कोरोजन मतलब नष्ट होना, उसका ह्रास होना। जैसे यह किसकी वजह से होता है? अम्ल और आर्द्रता की वजह से, नमी जो होती है उसकी वजह से और अम्लीय पदार्थों की वजह से संक्षारण होता है। ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? एक लोहे पर जंग लगना, भूरे रंग की परत, लालिमा युक्त परत जम जाती है और उसकी वजह से लोहा नष्ट होना शुरू हो जाता है, लोहे का संक्षारण होना शुरू हो जाता है। और दूसरा, आप चांदी पर काली परत कहते हैं, चांदी काली पड़ जाती है, तो उसका मतलब ये है चांदी का क्या हो रहा है? संक्षारण हो रहा है। किसकी वजह से? अम्ल और आर्द्रता के संपर्क में आने से उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, उसकी वजह से इनमें क्या हो रहा है? संक्षारण हो रहा है। अगला है तांबे पर हरी परत का जमना। और दूसरा, अगर हम दैनिक ऊपर प्रभाव देखें वो है विकृत गंधिता। जितने भी हम खाने की चीजें उपयोग में लेते हैं, वसायुक्त तो तेलीय खाद्य सामग्रियां हैं, यह जब खुले में पड़ी रहती हैं तो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर उनके स्वाद और गंध में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है दोस्तों। इसी को कहते हैं विकृत ग्रंथिता। और जितने भी आपने देखे होंगे चिप्स वगैरह पैकेट्स जो है खाने के फूड होते हैं, उनमें नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन की बजाय नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन उसको ऑक्सीकृत कर देती है। नाइट्रोजन क्या होती है? कम सक्रिय होने की वजह से वह उस चिप्स जो है ये लंबे समय तक सही सलामत पड़े रहते हैं, उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये जो पहला अध्याय है ये कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम इसके प्रश्नोत्तरी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट जो प्रश्नोत्तरी है उनके बारे में पढ़ेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। जरूर अगली क्लास में आना, फिर मिलते हैं।